हम ये जान चुके हैं कि आज से 66 बिलियन ईयर्स पहले लगभग 15 किलोमीटर बड़े एक एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोर के साथ साथ अर्थ की 75% स्पीशीज को खत्म कर दिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस बड़े एस्टेरॉइड को अर्थ की ओर धकेलने में दरअसल एक तारा जिम्मेदार था। ये वाकई सच है। ये तारा हमारे सूर्य का ही खोया हुआ साथी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सूर्य का ये साथी आज कहाँ मौजूद है और कैसे ये समय समय पर हमारी अर्थ के जीवन को खत्म कर देता है। सन हमारे सौरमंडल का एक सेंट्रल स्टार है, यानी एक केंद्रीय तारा है। सौरमंडल में सभी ग्रह, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, डस्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट्स इसी तारे के चारों ओर घूमते हैं। इस तारे यानी हमारे सन का टेम्परेचर पृथ्वी के मुकाबले 3,33,000 गुना ज़्यादा गर्म है और इसका साइज इतना बड़ा है कि अर्थ जैसे 13 लाख ऑब्जेक्ट्स इसमें समा सकते हैं। एक तारे वाला हमारा सौरमंडल वैज्ञानिकों के अनुसार किसी टाइम पर बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था। ये बात 1984 में पता लग पाई, जिसे दो पैलियोंटोलॉजिस्ट डेविड रॉप और जैक सप्कोस्की ने पता किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि टाइम सीरीज के एनालाइज के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पिछले 25 करोड़ सालों में एक्सटेंशन रेट की दरों में बदलाव की पहचान की थी। अगर आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने अपने शोध में प्रलय में मरे जीवों के अवशेषों से पता लगाया था, जिसमें इन्हें पृथ्वी के पिछले 25 करोड़ सालों में हुए बड़े मास एक्सटेंशंस के बारे में पता चला। इन सभी एक्सटेंशंस के बीच में पता चला कि एवरेज टाइम इंटरवल जो आ रहा था वो लगभग 2 करोड़ 60 लाख सालों का था, यानी हर 2 करोड़ 60 लाख सालों में ये एक्सटेंशंस आते रहते हैं। इन 12 एक्सटेंशंस में से 2 बड़े मास एक्सटेंशंस भी देखे गए, जिनमें से एक ये था क्रेटेशियस पैलियोजीन, जिसे शॉर्ट में केटी एक्सटेंशन भी कहते हैं। और ये वही प्रलय थी जिसने डायनासोर सहित पृथ्वी के 75 से 80% स्पीशीज को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरा बड़ा एक्सटेंशन था इयोसीन एलियोसेन एक्सटेंशन। ये आज से लगभग 3 करोड़ 39 लाख साल पहले हुआ था। हालांकि इस प्रलय से इतना नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इस काल में सभी जीव पानी में ही रहते थे और इसने सभी पानी में रहने वाले जीवों का सफाया कर दिया था। इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी एस्टेरॉइड्स के गिरने या ज्वालामुखी की वजह से ऐसा हुआ था। तो डेविड रॉप और जैक सप्कोस्की इन सभी प्रलय की वजह तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि इन सभी बड़े मास एक्सटेंशंस के होने का कारण हमारी अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसके बाद कई एस्ट्रोलॉजिस्ट इस वजह को जानने में लग गए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। साल 2010 में एड्रियन एल मेलॉट और रिचर्ड के बम्बाच ने इस फॉसल डेटा की दोबारा जांच की और उन्होंने पिछले शोध के डेटा को इस्तेमाल न करके ये जांच दोबारा नए सिरे से शुरू की। तो उन्हें लगभग हर 2 करोड़ 70 लाख साल में एक्सटेंशन इवेंट का डेटा दिखाई दिया, जो पिछले डेटा से 25 से 50 करोड़ साल पीछे जा रहा था। यानी ये डेटा लगभग पिछले डेटा से अलग तो था ही और सटीक भी था। 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में रिचर्ड ए मुलेर ने यह बात सामने रखी थी कि पृथ्वी पर आने वाले इन मास एक्सटेंशन की वजह 1.5 लाइट ईयर्स दूर रेड डॉर्फ स्टार हो सकता है। पर बाद में कुछ थेरीज में यह कहा गया कि नेमेसिस नाम का ये तारा एक ब्राउन डॉर्फ या वाइट डॉर्फ हो सकता है। ये सभी लो मास वाले तारे कुछ ज्यादा खास चमकदार नहीं होते, जिस वजह से शायद इन्हें नोटिस करना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने यह सोचा नेमेसिस सौरमंडल के बहुत बाहरी इलाके में मौजूद ऑड क्लाउड को प्रभावित करता होगा। दोस्तों, ऑड क्लाउड हमारे सौरमंडल के वेस्टेज मटेरियल से बना है, जो गोले की रिंग की तरह है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े एस्टेरॉइड्स भरे पड़े हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो सन 2.0 को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके चलते ऑड क्लाउड में मौजूद इन बर्फ से जमे एस्टेरॉइड्स को सौरमंडल की ओर धकेल देते होंगे। फिर जैसे जैसे ये एस्टेरॉइड्स सन के नजदीक आते हैं, इनमें जमा बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और हमें इन एस्टेरॉइड्स के पीछे कॉमा की तरह चमकदार रोशनी देखने को मिलती है, जिससे हमें रात को कॉमेट्स दिखाई पड़ते हैं। अर्थ के पिछले 25 से 50 करोड़ के इतिहास में हुए एक्सटेंशंस इवेंट के बीच में वैज्ञानिक ने जो 26 से 27 मिलियन ईयर्स का जो पैटर्न देखा, हो सकता है कि उसके पीछे नेमेसिस नाम का सन का साथी तारा ही जिम्मेदार हो। अगर ये तारा वाकई मौजूद है तो ये हर 26 से 27 मिलियन ईयर्स में ऑड क्लाउड के पास से गुजरता होगा, जिसके चलते ये ऑड क्लाउड से कुछ एस्टेरॉइड्स को सौरमंडल में धकेल देता होगा। इनसे हमारी पृथ्वी पर इसके गिरने की संख्या बढ़ जाती है। क्यूपर बेल्ट एक और एस्टेरॉइड से बनी एक और बेल्ट है, जो सौरमंडल में अंदर की तरफ मौजूद है। इसका बाहरी किनारा वेल डिफाइंड है। सन का ये अनजान साथी फ्यूचर में गुजरते हुए अपनी ग्रेविटी से इस बेल्ट में उथल पुथल पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि दूसरे तारामंडलों में इसके सबूत देखे गए हैं, जहां एक तारे के साथी तारे ने ऐसे ही मलबों की बनी डिस्क को
अपनी ग्रेविटी से प्रभावित किया। सौरमंडल के एक बौने प्लैनेट सेडना का अस्तित्व भी कई शोधकर्ताओं को एक लंबे समय से खटक रहा है। सेडना सन से 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और ये 12,000 सालों में सन का एक चक्कर लगा पाता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लैनेट को सन से इतनी दूर रखने में यही तारा ही जिम्मेदार है। साथ ही दोस्तों एक थ्योरी भी वैज्ञानिकों के बीच बनी रहती है जिसे कहते हैं प्लैनेट 9, जो कि एक बड़ा आइस जाइंट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का, जिसे आज तक देखा नहीं गया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा एक प्लैनेट हमारे सौरमंडल के किनारे पर मौजूद है। वैसे वैज्ञानिक ज्यादातर नेमेसिस की थ्योरी पर ही बिलीव करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर मास एक्सटेंशन का इनिशियल साइक्लिंग नेचर आज भी चालू है। पृथ्वी पर मौजूद क्रेटर्स से भी पता चलता है कि प्लैनेट 9 वाला पैटर्न मौजूद नहीं है। दूसरे फॉसिल रिकॉर्ड से हुई स्टडीज से यह पता चला है कि बड़े मास एक्सटेंशंस अपने पीक पर होना ज्यादा आम बात है। वहीं दूसरे छोटे एक्सटेंशंस दूसरे छोटे युगों में हुए हैं और होते ही रहते हैं। अब अगर वाकई नेमेसिस तारा मौजूद भी है तो सौरमंडल के प्लैनेट्स को छेड़े बिना और ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए नेमेसिस सन से काफी अच्छी खासी दूरी पर मौजूद होगा। अगर ऐसा है तो कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे किसी तारे की ऑर्बिट अनस्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी से गुजरते हुए नेमेसिस की ऑर्बिट यूनिवर्स में दूसरे गुजरते हुए तारों से प्रभावित होनी चाहिए। इसके रिजल्ट में इसकी ऑर्बिट को ऑर्ट क्लाउड में मौजूद एस्ट्रॉइड को फिक्स टाइम में स्टेबल नहीं होना चाहिए था। ये टाइम के साथ घटता और बढ़ता रहना चाहिए था। यानी आसान शब्दों में कहें तो ऑर्ट क्लाउड छोटा या बड़ा होता रहना चाहिए था। साल 2017 में हुए नई स्टडीज के दौरान हमारे सूर्य जैसे लगभग सभी तारे एक साथी तारे के साथ ही पैदा होते हैं। ये रिकॉर्ड पर्सियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। एक मॉलिक्यूलर क्लाउड में जवान नए तारे की डिटेल स्टडी करते वक्त सामने आई थी, जिनमें लगभग सभी यंग स्टार्स बाइनरी और ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन नेमेसिस के केस में एस्ट्रोलॉजिस्टों की माने कि ये वाकई में मौजूद है भी या नहीं, तो गैलेक्सी के शुरुआती दिनों में ही ये सन से इतनी दूर हो गया था। हमारे सन के इस जुड़वा को खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे बहुत सेंसिटिव टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोलॉजिस्ट ने 4 सालों तक 2 मास यानी 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे के चलते 3 इंफ्रारेड वेवलेंथ से पूरे आकाश को देख डाला था, जिसके चलते सौरमंडल से हद से ज्यादा दूर टोटल 173 ब्राउन ड्वार्फ स्टार को खोज निकाला था। लेकिन इनमें से कोई भी इतना नजदीक नहीं था जिसे नेमेसिस कह सके। नासा वाइस यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड एक्सप्लोरर ने भी इसकी खोज में लगभग 1 साल 3 महीने तक फरवरी 2011 में इसकी खोज को खत्म किया था। इसने भी 20 लाइट ईयर्स की बाउंड्री तक कुछ ब्राउन ड्वार्फ स्टार को खोजा था, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे सौरमंडल के इतने पास नहीं था जिसे नेमेसिस कहा जा सके। फिर कई वैज्ञानिकों ने यह फाइनल किया कि सन एक अकेला तारा ही रहा है। नासा के एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डेविड मॉरिसन ने 17 अक्टूबर 2012 को यह स्टेटमेंट दिया था कि सन किसी भी बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा है। साथ ही ऐसा कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिला है जो ये कह सके कि सन का कोई जुड़वा भी मौजूद है। कई इंफ्रारेड स्काई सर्वे के चलते इस सोच को नकारा जा चुका है। तो ये थ्योरी वैज्ञानिकों के मन में आज भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।